अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के करम से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सिटी कॉलेज की कोरोना वायरस की वजह से, जिसके लिए बेटा लेक्चर हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे आप सब लोगों को। उसी बिहाफ पर आज थर्ड ईयर का लेक्चर है मेरे पास। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ियाउर रहमान, लेक्चरर फिज़िक्स सिटी कॉलेज। थर्ड ईयर का आपका लेक्चर होगा। जहाँ से हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास को छोड़ा था वहीं से हमने इसको स्टार्ट करना। जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, नाम क्या है उसका? मैग्नेटिक न्यूक्लियर रेजोनेंस, या फिर जर्नल वर्डिंग में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पिन मैकेनिक्स। स्पिन मैकेनिक्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पार्टिकल की स्पिन को देखते हुए हमें फैसला करना होगा कि पार्टिकल का बिहेवियर किस टाइप का है। रेजोनेंस, जैसा कि आप नाम से जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ के आपस के मैच को रेजोनेंस कहा जाता है। और यहाँ भी इस रेजोनेंस की बुनियाद पर हम किसी भी पार्टिकल का स्ट्रक्चर मालूम करने में कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसी ही टेक्निक जिसको आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था एक्सरे क्रिस्टल्स के नाम से, ओवरऑल एक्सरे डायफ्रैक्शन, जिसमें किसी भी क्रिस्टल के बारे में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपकी सारी मालूमात मिल सकती थी। किसके बिहाफ पर? एक्सरे के बिहाफ पर। आपकी बुक में इस टॉपिक का टाइटल तो है, लेकिन उस टॉपिक को वहाँ डिस्कस नहीं किया गया, जगह खाली छोड़ी हुई है। तो अगर जगह आपको खाली नज़र आती है तो यहाँ से देख के आप उसको फिल कर सकते हैं ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा मैग्नेटिज्म, और यहाँ पर उसका होगा सिर्फ इंट्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, रेफरेंसेस वो बेटा डिस्कस होंगे बाद में। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल, इट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में बेसिकली होगा क्या, वह सब लोग तवज्जो फरमाएं। इसमें यह होगा कि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हो। जब वो फील्ड उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस पार्टिकल के अंदर, उस एलिमेंट के अंदर जो भी तब्दीली एक्सपेक्टेड होगी वो परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जब ये चीज़ परफॉर्म हो जाएगी तो पार्टिकल अपना बिहेवियर चेंज करके कुछ रेडिएशन खारिज करेगा। जब उसकी रेडिएशन खारिज हो जाएगी तो उसी रेडिएशन को हम एनर्जी की फॉर्म में देखेंगे। उस एनर्जी के बिहाफ पर हम फैसला कर पाएंगे कि पार्टिकल ने अंदर क्या तब्दीली की, उसकी वेवलेंथ में क्या फ़र्क आया, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क आया, उसकी एनर्जी में कितनी चेंजिंग हुई। इन तीनों रेफरेंस की बुनियाद पर हम फैसला कर पाएंगे कि पार्टिकल पहले क्या था और यहाँ पर अब उसमें तब्दीली कितनी जनरेट हो चुकी है इसी मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ पर। ठीक हो गया? इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनो। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज़ अ फिजिकल फिनोमिना इन विच द मैग्नेटिक न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब देन री एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, और एब्जॉर्ब होने के बाद आप उसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि वहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर आ रही है। वो जो रेडिएशन है उसके बारे में क्या लिखा गया है? दिस एनर्जी इज ऑफ अ स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दैट डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एटम्स। जो भी एनर्जी बाहर आ रही है उसकी क्या है? एक स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। मतलब वो जो एलिमेंट है वो खुद की प्रॉपर्टी को चेंज करेगा एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर। ये बिल्कुल उसी रेफरेंस की तरह काम करेगा जिस तरह आप बात करते हो कि सैटेलाइट सिस्टम है, और सैटेलाइट सिस्टम का मतलब क्या होगा कि हर सैटेलाइट का अपना अपना एक फ्रीक्वेंसी कोड है। जिस कंट्री के पास वो फ्रीक्वेंसी कोड होगा वो तो उसके चैनल को व्यू कर पाएंगे, और जिनके पास वो कोड नहीं होगा वो उसको व्यू नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है जिस तरह आप अपना रेडियो सेट ऑन करते हो। अगर मैं मुल्तान की बात करूँ तो मुल्तान में ओवरऑल 5 से 6 चैनल एक वक्त में काम कर रहे होते हैं। आपके पास रेडियो सेट है, आपके पास मोबाइल सेट है, आपके पास कोई भी फर्दर डिवाइस है, एक वक्त में एक ही चैनल आपको सुनाई दे सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को आप सेट करोगे। इसी की फ्रीक्वेंसी की सेटिंग का नाम आपके पास क्या होगा? इट्स रेजोनेंस। तो यहाँ भी हम रेजोनेंस की बुनियाद पर पार्टिकल की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द एटम, कि उन आइसोटोप्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसके बिहाफ पर? इसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर। नाउ अब इसके यूसेज की बात कर लेते हैं कि इसको हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हमें अलाउ करती है, किस चीज़ को अलाउ करती है? इट अलाउज द मैग्नेट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल टू बी एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स व्हेन द प्लेस्ड इन अ पावरफुल मैग्नेटिक स्पिन।
मतलब क्या होगा, जब किसी भी रेफरेंस को, किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ने नॉर्थ एंड साउथ दोनों रेफरेंस पर उस पर इफ़ेक्ट करना है। उस इफ़ेक्ट्स की वजह से पार्टिकल के अंदर स्पिनिंग मोशन जनरेट हो सकती है। उस स्पिनिंग मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में सपोर्ट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, जिसकी बुनियाद पर आपको पता चलेगा कि वाकई अंदर की तरफ उस एलिमेंट की तब्दीली आ रही है। और यहाँ से आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो कि उसमें क्या कुछ चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, एक पार्टिकल है जिस पर किसी किस्म की कोई फील्ड अप्लाई नहीं हो रही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लिखा हुआ क्या है, द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मैनी हैव स्पिन दैट काज देम टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यहाँ से हम आगे मूव करवा देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कहाँ पे मूव कर रही है, राइट हैंड साइड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ हमारे पास दो बिहेवियर आ सकते हैं, चाहे तो पार्टिकल मूव करेगा क्लॉकवाइज, चाहे वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जो ऊपर की डायग्राम है उसमें आप बाकायदा देख सकते हो कि पार्टिकल की स्पिन एक तरफ है। ए न्यूक्लियस विद स्पिन एट हायर एनर्जी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जबकि आपके पास जो लोअर की तरफ वो स्पिन प्रोवाइड की गई है वो क्या प्रोवाइड करती है, ए न्यूक्लियस विद द स्पिन एट द लोअर एनर्जी जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिव होगी, कहाँ से सपोर्टिव नहीं होगी। अगर तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हुई तो यकीनन वहाँ सपोर्टिव फिनोमेना जनरेट हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में ना हुई तो वहाँ पे उनका कैंसिलिंग का फिनोमेना भी या रिडक्शन का फिनोमेना भी परफॉर्म हो सकता है। जो भी कुछ है इसको आप नोट कर लें अपने पास, ताकि अगर किसी किस्म की डेफिनेशन आपके पेपर में आती है आप लिख सकें। याद रखें आपकी बुक में आर्टिकल का टाइटल है मगर उसकी वजाहत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या गिवन है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस कौन सा होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम सिंप्लीफाई क्या लिख रहे हैं, MdM। और इसकी डेफिनेशन में आप क्या बताते हो विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजेशन, इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। कि अगर किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाता है, किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम से, तो प्रॉपर डेफिनेशन का नाम क्या आएगा, मैग्नेटाइजेशन। अब इसी मैग्नेटाइजेशन को हम लोग फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मटेरियल है जिसका वॉल्यूम है टोटल V। जो टोटल V वॉल्यूम होगा उसमें एक पार्टिकल की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू से शो करते हैं, और अगर वहाँ पार्टिकल फर्दर काफ़ी ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा पार्टिकल की वजह से आप क्या लिखोगे, सिग्मा म्यू आई। सो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो मिल गया आपको कंबाइंड पार्टिकल्स का। अब सेकंड रेफरेंस में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। किस चीज़ से डिवाइड करते हैं, उसके वॉल्यूम से। वॉल्यूम से डिवाइड करते ही आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटाइजेशन को। किसी भी मटेरियल में, फिर चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल हो सिंपल, चाहे वो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, हर एक के पास खुद का सेल्फ मैग्नेटिक पोर्टल होगा। वो खुद को एज ए मैग्नेट सपोज करेगा, और मैग्नेट सपोज करने का मतलब क्या होगा कि अगर उसने खुद को मैग्नेट सपोज कर लिया तो वहाँ पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपके पास स्पिन मोशन एक तरफ की भी हो सकती है, स्पिन मोशन दूसरी तरफ की भी हो सकती है। और इसी स्पिन मोशन की वजह से जो डाइपोल जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, सपोर्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जो लास्ट की लाइन्स हैं उनमें एक बात इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा देखें। बट MdM of the different individual atoms are so oriented as to form a closed chain। जब ये सारे के सारे MdM आपस में इकट्ठे होना शुरू हो गए इंडिविजुअल टाइप के, और इनकी वजह से क्लोज चेन बन गई। क्लोज चेन का मतलब क्या होगा कि आपके पास इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ज़ीरो हो रहे हैं। हैंस द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ MdMs of the different atoms is ज़ीरो। तो सिग्मा म्यू आई वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिज्म वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। जब वो ज़ीरो हो गई तो आप पूरी तरह कह सकते हो कि पार्टिकल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हुई थी लेकिन आपस में ही क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब इसको फर्दर देखिए आप लोग, जो कुछ मैंने कहा उस पर गौर कीजिएगा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 सच दैट प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जिसको प्रोड्यूस किया गया किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के थ्रू, इट्स जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट।
Then applied magnetic field magnetizes the material by lining up the north pole in one direction and south pole in the other direction. तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई गई है उसने अप्लाई की गई है वो पार्टिकल पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर देगा. सो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द MDMs of all the atoms give resultant MDM of the material mu is equal to sigma mu I. Hence the magnetization would be equal to m is equal to mu divided by volume is equal to sigma mu I divided by volume. इसका मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर सम की बात कर रहे हो जहाँ सपोर्टिंग हो रही है. ऊपर की तरफ देख सकते हो जहाँ सपोर्टिंग नहीं हो रही, इफेक्ट क्या हो रहा है, जीरो. द मैग्नेटाइज मटेरियल प्रोड्यूसेस इज ऑन स्पिन मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, the magnetized material produces its own magnetic field internal Bm. Then any point in space the resultant magnetic field would be B is equal to B naught plus Bm. एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, इंटरनल. दूसरी आपके पास कौन सी होगी, एक्सटर्नल. अब इनके रिलेशन को समझने के लिए एक बात याद रखें, जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन परफॉर्म करवानी है उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. रिलेशन में आप देख सकते हो Bm इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मैग्नेटाइजेशन. और जब इसके प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया जाता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा म्यू नॉट. म्यू नॉट के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, सेकेंड ईयर का रेफरेंस है, जो कि आपके पास क्या था, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसकी वैल्यू आप क्या लगाते हो, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. जब इसकी वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में पुट की जाती है तो टोटल आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, B इज इक्वल टू B नॉट प्लस म्यू नॉट M. यह आपके पास कंबाइन इफेक्ट होगा तमाम एटम्स का किसी भी एक एलिमेंट के अंदर. और अगर ये एक एलिमेंट का बिहेवियर है तो एक एलिमेंट के ज़रिए पूरे क्रिस्टल का बिहेवियर हो सकता है, और अगर ये पूरे क्रिस्टल का बिहेवियर हो गया तो पूरे के पूरे सॉलिड का बिहेवियर भी हो सकता है.